क्वेश्चन है सेक्शन 125 बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। जो कंपनी है उसको कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। बुक्स बताई गई है ना। उन बुक्स को कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी के केसेस के अंदर। कंपनी क्या है, कंपनी को डिफाइन किया गया है ना। तो डेफिनेशन में अगर आपकी कंपनी आ जाती है तो आपकी कंपनी को वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर है, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट को डिफाइन नहीं किया, नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 128। जो हम सेक्शन देख रहे हैं 128 में डिफाइन नहीं किया कि कंपनी को ये लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं बोला। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में सेक्शन लगता है 2, सबसेक्शन 13 में बताया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या। तो 128 में डेफिनेशन नहीं है तो हम डेफिनेशन कहां से लेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में से लेंगे। कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट? तो उसके अंदर बोल दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट का जो मतलब है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स करके कुछ नहीं बोला गया है वहां पे। मतलब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, एग्जॉस्टिव मीनिंग नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। फिर ऐसा बोला गया कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, फिर ऐसा बोला गया वो हर एक बुक्स मेंटेन करना जिससे हमको ये पता चले कि कंपनी की कहां से रिसिप्ट हो रही है, कहां पे कंपनी पेमेंट कर रही है। हर एक वो बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे पता चले कंपनी का परचेस कब कितना है और कंपनी का सेल कब कितना है। हर एक वो बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी कितनी है ना। कंपनी ने परचेस कब कब किया, सेल कब कब किया, कंपनी की रिसिप्ट कितना था, कंपनी का पेमेंट कितना था। रिसिप्ट एंड पेमेंट जानने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं ना। कैश बुक बनाते हैं जिससे पता चल क्या चलेगा हमको, रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, हेलो, है ना। परचेज एंड सेल्स हम एंट्रीज करते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, है ना। कितनी कितनी एसेट से एसेट के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, लायबिलिटी का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड जिन कंपनी को कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, यानी ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती, ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है, नोटिफिकेशन के थ्रू बोल दिया है कि भाई आपको कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कराना पड़ेगा, आपको कॉस्टिंग का ऑडिट भी कराना पड़ेगा, ऐसी कंपनी को कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 148, है ना। चलिए, ये हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करेंगे सर, प्लेस कौन सा? ये बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से प्लेस पे मेंटेन किया जाएगा? बोल दिया रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करना पड़ेगा आपको। कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस तो है लेकिन वहां पे जगह ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की, तो ठीक है ना, आप दूसरे प्लेस पे भी रख सकते हो, दूसरे अदर प्लेस पे भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपने अलग प्लेस पे रखा, देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आरओसी का मतलब क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर, जहां आपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखा, केप्ट किया, वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसका एड्रेस आरओसी को बताना पड़ेगा। एंड अगर कंपनी की ब्रांच है तो ब्रांच के बुक्स ब्रांच पे ही मेंटेन करने हैं, लेकिन ब्रांच को रिटर्न सेंड करने होंगे रेगुलरली रजिस्टर्ड ऑफिस को। कंपनी की अगर ब्रांच है
एक ब्रांच, दो ब्रांच, जितनी भी ब्रांच हो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट आपको ब्रांच पे ही मेंटेन करना है सर। लेकिन इस ब्रांच को, रजिस्टर्ड ऑफिस को समराइज रिटर्न सेंड करने पड़ेंगे, है ना, रेगुलरली, है ना। ब्रांच ने कितना परचेस किया, ब्रांच ने कितना सेल किया, ब्रांच ने कितना, है ना, स्टॉक लिया, ये सब चीज, ब्रांच की एसेट कितनी, ब्रांच की लायबिलिटी कितनी, एक्सेट्रा। ओके, इजी। बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे। सर प्रॉपरली मेंटेन का मतलब क्या? प्रॉपरली मेंटेन का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट आप जो भी मेंटेन करो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते होने चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी उसको चेक किया जाए तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फेयर, हम इस पे ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं। अब जो भी लिखो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। जहां जहां जो भी लॉ है, कॉम्प्लायंसेस करने पड़ते हैं आपको, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके हम कहेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करने पड़ेंगे। लुका पैसियोली कह गया हमको कि डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, सिंगल एंट्री सिस्टम पे नहीं करने हैं। एंड थर्ड, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे रखने हैं, कैश बेसिस पे नहीं रखने हैं। अक्रूवल सिस्टम पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। क्लियर? बोलिए कोई डाउट? फिर आगे ये बताया गया, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है सर, जिस बुक्स ऑफ अकाउंट की हम बात करते हैं, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में बताया गया है, जिसकी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक, परचेज एंड सेल्स बुक, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक, जो भी है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं? अरे उसमें ही मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर आपके बिजनेस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कस्टमर का रश ज्यादा है, आपके बिजनेस में परचेज एंड सेल्स बहुत बार होता है, दिन में, साल में, वीक में, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप उसको मैन्युअली रखोगे। मैन्युअली बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। सिस्टम लेके आओ, फटाफट काम हो जाएगा। तो क्या इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो? यस, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कंडीशंस है, लेकिन ध्यान रखोगे कुछ बातों का। लिख दिया एक्ट में, सेक्शन 128 में लिख दिया, किन किन बातों का ध्यान रखोगे? पहले, फर्स्ट, पहले क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, वो ऑथोराइज्ड हैंड के अंदर ही होनी चाहिए। अनऑथोराइज्ड बंदा इसको यूज नहीं कर सकता, एसेस नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता। अब जब ओपन ही नहीं कर सकता, उसके पास अगर परमिशन ही नहीं है, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर पाएगा ना। मतलब ना इसमें से कोई कॉपी कर पाएगा, ना डाउनलोड कर पाएगा, ना शेयर कर पाएगा। समझ में आया ना क्या? ना उसको ओवरराइट कर पाएगा, ना उसको चेंज कर पाएगा, ना उसको इरेज कर पाएगा। ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको एसेस करे, ऐसा होना चाहिए। रिकॉर्ड्स जो भी बनाओ वो रीडेबल होने चाहिए एंड प्रिंटेड होने चाहिए। रीडेबल एंड प्रिंटेड, यस, वो रीडेबल होने चाहिए। ऐसी भाषा में लिखना, इस तरीके से लिखना कोई समझ पाए, रीड कर पाए। एंड प्रिंटेड, जब इसकी प्रिंट आउट निकालनी हो तो प्रिंट आउट भी निकाल सके, ऐसा होना चाहिए। एंटायर, एंश्योर, खातरी कर लेना क्या? कि वो नन री राइटेबल फॉर्म में होने चाहिए एंड नन इरेजेबल फॉर्म में होने चाहिए।
सर इसका मतलब क्या? एक बार लिख दिया ना, एक बार लिख दिया, ऑथराइज्ड पर्सन ने लिख दिया, बस खत्म। फिर इसको रीराइट कर सके ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम बोलते हैं रीराइट करना, मैन्युअली फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? ओवरराइट, मतलब ओवरराइट करना। एंड वो इरेज नहीं कर पाए ऐसा होना चाहिए, डिलीट ना कर सके ऐसा होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन में बैकअप रखना, इसका बैकअप आपके पास होना चाहिए, है ना। एसेसेबल होना चाहिए, जब चाहो तो एक्सेस कर सके ऐसा होना चाहिए। एंड इंटीमेट आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को आपको इंटीमेट कर देना पड़ेगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट रखे। इस तरीके से नहीं करोगे तो कंपनी का एमडी, कंपनी का सीएस, कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये 3 लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यानी कंपनी के सेक्रेटरी को भी रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इन लोगों के पास कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, इनको पकड़ा जाएगा अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो। इंस्पेक्शन, अगर आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने हो तो, चेक करने हो तो, वहां से अगर आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए, कॉपी चाहिए मेंबर्स को, तो पहली बात तो इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? व्हेन, है ना, वर्किंग आवर्स में, बिजनेस आवर्स में। क्या लिखा गया है? इंस्पेक्शन आप सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही कर सकते हो या बिजनेस आवर्स में ही कर सकते हो। जो भी आपके बिजनेस आवर्स हो गए, सुबह 10 से लेके 5, 10 से लेके 4, जो भी। कहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंस्पेक्ट करने जाओगे, और एनी अदर प्लेस, रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन नहीं किया, दूसरे प्लेस पे इंस्पेक्ट करोगे। बोलिए। इंस्पेक्शन हो गया यहाँ तक। हु, अब इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? इंस्पेक्शन करेगा कौन सर? कंपनी का डायरेक्टर कर सकता है, कंपनी का डायरेक्टर। लेकिन याद रखना, नॉट द डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ना 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 ना। अगर हमारी कंपनी होल्डिंग कंपनी है ना, अगर हम होल्डिंग कंपनी है तो हम सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। और हमारी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर्स होगा, वो सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ना बोल दिए। आप हो भाई, आप होल्डिंग हो, लेकिन आपने 51% शेयर ही होल्ड की है, 51 की है, 60 की है, बाकी 40% तो माइनॉरिटी ने हेल्ड किए कि नहीं किए। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। ऑडिटर्स तो कर ही सकता है, उसका तो काम ही है भैया। डायरेक्टर को 128 में बताया गया है कि इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑडिटर को 143 में बताया गया तो इंस्पेक्ट कर सकता है। रजिस्टर ऑफ कंपनी इंस्पेक्ट कर सकती है, सेबी इंस्पेक्ट कर सकती है, सेबी ऑथोराइज करेगी जिस बंदे को, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड मेंबर्स, याद रखना, मेंबर्स कैन नॉट, हेलो, मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोला है प्रिजर्व। ये जो बोला गया है ना, प्रिजर्व बताया गया, प्रिजर्व। ये प्रिजर्व मतलब संभाल के रखने का। बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे? मान लो ये 20-21 चल रहा है, सॉरी 21-22 चल रहा है, तो 21-22 के जो अकाउंट्स हो गए वो कब तक संभाल के रखने पड़ेंगे कंपनी को? बोला 8 साल तक, 8 इयर्स संभाल के रखने पड़ेंगे। अगर मैन्युअली रखा है तो आप जगह ढूंढ लो रखने के लिए, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, इफ वाइंड अप बिफोर, इसका मतलब क्या? भाई कंपनी वाइंड अप हो रही है भाई,
भाई 21-22 के बुक्स ऑफ अकाउंट थे, हमने संभाल के रखे, लेकिन हमारी कंपनी 2 साल में बंद हो रही है, माइंड अप, खत्म, अनाउंस कर दिया, वी आर अ गॉन कंसर्न, नॉट ए गोइंग कंसर्न। तो 8 साल कहाँ रखेंगे संभाल। दूसरा, अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया ना, अगर कंपनी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो गया है, तो आपको 8 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी संभाल के रखना पड़ेगा। एक्सेप्शंस में 2 एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन था 8 साल से कम, दूसरा 8 साल से ज्यादा। 8 साल से कम कब? जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो कंपनी लिक्विडेट ही हो गई, कंपनी नादार हो गई भाई, तो 8 साल से कम। और अगर कंपनी के सामने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि भाई कोर्ट आपको ऐसा बोले कि आपको 8 साल से ज्यादा पीरियड के लिए भी संभाल के रखना पड़ेगा। डन। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी का एमडी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ का मतलब क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी का सेक्रेटरी। देखो आया, आपके सर भी आ गए इसके अंदर। समझ में आया ना सर यहाँ क्यों नहीं गए? साला हर एक बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो बच्चों को 4 क्वेश्चन ना पढ़ाओ तो भी चले, खुश। अरे हाँ 4 क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, इंपोर्टेंट ही नहीं होगा, बच्चे खुश। WTD मतलब क्या? होल टाइम डायरेक्टर्स। एंड दूसरा, कोई भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल किया हो, दूसरी कोई भी है ना डिग्री का हो, कोई भी ऑफिस जिसको रिस्पॉन्सिबल किया गया, पेनल्टी अगर इस तरीके से मेंटेन नहीं किया तो फाइन 50,000 से लेके 5 लाख तक फाइन होगा, एंड 1 साल की सुंदर सी जेल। आपको वनवास मिलेगा, लेकिन वन में नहीं बेचते भाई, जेलवास होता है। आपको जेल में वास करने के लिए भेजेंगे, और वहां वास ही वास होगा, खुशबू नहीं होगी वहां पे हर तरफ। लास्ट में ऐसे बोला, व्हाट इज न्यू? क्या नई बात है, क्या मॉडिफाइड बात है, एंड क्या ड्रॉप किया है? सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेक्शन 128 को रिवाइज किया गया है, पिछले कंपनीज एक्ट में और इस वाले कंपनीज एक्ट में चेंज किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ चीजों को। तो ऐसा बोला गया कौन कौन सी बातों को मॉडिफाई किया गया है, कौन कौन सी बातों को ड्रॉप किया गया है, और कौन कौन सी बातें नहीं डाली गई है ना, अमेंडमेंट करके। तो अर्लियर, पहले क्या होता था, एंड अभी नाउ। अब ये जो नाउ है ना, वो नाउ हो सकता है न्यू, मॉडिफाइड एंड ड्रॉप। नाउ मतलब ये 3 में से एक भी हो सकता। पुराने में ऐसा लिखा था कि भाई आपको लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बोल देते थे। पुराने में क्या बोलता था कि वी आर गिविंग यू लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, लिस्ट ही प्रोवाइड करते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी ना बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में लिखा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 है ना, उसके मुताबिक मेंटेन करो। तो इन लोगों ने मॉडिफाई किया। फिर पहले ऐसा कहते थे कि ब्रांच ऑफिस रिटर्न सेंड करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 मंथ, ऐसा था। 3-3 महीने में ब्रांच को, हेड को या रजिस्टर ऑफिस को रिटर्न सेंड करने पड़ेंगे। अभी ऐसा बोल दिया ना ना ना, नो स्पेसिफिक पीरियड, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, बस सेंड करो। पहले पेनल्टी का प्रोविजन नहीं था, अभी पेनल्टी का प्रोविजन है, 50 से 5 लाख और 1 साल की जेल। एंड रिजर्व्स, सॉरी प्रिजर्व्स, पहले कुछ नहीं बोला गया था, अभी कितना बोला? मोर देन 8 years। बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या पता है ना? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ऐसा बोल दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट को ऐसे बनाने पड़ेंगे।
ठीक है भाई, कितनी बार बोलोगे ये वर्ड, ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके बनाने पड़ेंगे। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के मुताबिक बनाने पड़ेंगे। शेड्यूल 3 याद है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, याद है कि नहीं, बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, याद है कि नहीं? वैसे बनाने पड़ेंगे। कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। सॉरी, कंसोलिडेटेड, कैश फ्लो नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट में एक ही लाइन, क्या है सर, एक्सेप्ट शेड्यूल 3 में आपको इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट याद है ना, हम लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है ना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज बेनिफिट। हेलो, बैलेंस शीट बनाया करते थे हम ऐसा, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, पहले आता था शोल्डर्स फंड, सॉरी, और फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, याद है कि नहीं, नॉन करंट एसेट ने करंट एसेट्स, ये आ था शेड्यूल 3। लेकिन फिर ऐसा बोला, बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सेपरेट एक्ट के अंदर बताया गया है, उस फॉर्म के मुताबिक फाइनल अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे। डन। जो हमको पता है, हमने देख लिया है, बीकॉम के लेवल पे देख लिया है कि बैंकिंग कंपनी कैसे मेंटेन करती है, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स हमने देख लिए हैं, याद है ना। बोलिए।